हाइपरसोनिक मिसाइल्स को विकसित करने की तरफ डीआरडीओ ने एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन को अचीव किया है, जिसके तहत आज 9 जनवरी 2026 को डीआरडीओ लैब डीआरडीएल ने सफलतापूर्वक एक फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर के लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट को कंडक्ट किया है। और ये जो टेस्ट है इसे 12 मिनट तक कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट को अत्याधुनिक स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में कंडक्ट किया गया और इसमें विशेष रूप से एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर को टेस्ट किया गया, जिसका मतलब यह है कि इंजन ने ऑपरेट करते समय खुद को कूल भी किया है, और जो कि एक रियल हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित करने के लिए बेहद ही जरूरी है। और इस टेस्टिंग से ये प्रूफ हुआ है कि जो हमारा स्क्रैमजेट इंजन है वो स्टेबल है, कूलिंग सिस्टम सही से काम कर रहा है, और ये दिखाता है कि भारत एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी को अचीव करने के कितना करीब है। तो आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को विकसित करने की तरफ भारत अब और भी करीब पहुंच चुका है। और ये भी दिखाता है कि भारत की जो स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से मैच्योर भी हो रही है, और दुनिया में चुनिंदा ही देश हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करी है। और आज की टेस्ट की खास बात और है कि इस इंजन को 12 मिनट से भी अधिक समय तक टेस्ट किया गया था, जबकि आमतौर पर दुनिया भर में अभी जो मौजूदा स्क्रैमजेट इंजन हैं तो उनके टेस्ट में तो वो कुछ ही सेकंड्स तक, लगभग 30 से 90 सेकंड तक के टेस्ट होते हैं, और मैक्स टू मैक्स वो 2 से 3 मिनट तक के टेस्ट किए गए। लेकिन भारत ने जो ये लगातार 12 मिनट तक इसको बहुत ही स्टेबल तरीके से रन कराया है, तो भारत की स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की एक एडवांस्ड मैच्योरिटी को दर्शाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि 12 मिनट तक इसको टेस्ट करना एक तरह की ग्लोबल क्लास कैपेबिलिटी है, और जो कि भारत की स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी को वर्तमान समय में मौजूद स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट बनाएंगी। भारतीय सेना ने एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका नाम है डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन, शॉर्ट फॉर्म में DIME। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि ये रियल टाइम में आर्मी के सभी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आर्मी हर एक चीज़ जैसे कि वेपन्स, एम्यूनिशंस, व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स, यूनिफॉर्म, इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग स्टोर्स, मेडिकल स्टोर, इन सभी को लाइव ट्रैक कर सके, और फॉरवर्ड यूनिट से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर्स तक सब कुछ डिजिटली विजिबल रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे काफ़ी सारा पेपर वर्क कम हो जाएगा, जो लॉजिस्टिक्स है वो तेज हो जाएगी, और जो कमांडर्स है वो रियल टाइम पर ये देख सकेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पर है, कितना स्टॉक अभी उपलब्ध है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है। ये सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर दिखेंगी। और एक फीचर ये भी रखा गया कि अगर स्टॉक लो होता है तो उससे कमांडर्स को एक ऑटोमेटिक अलर्ट जाएगा ताकि रीस्टॉक किया जा सके। और ये जो सिस्टम है ये लॉजिस्टिक्स की शॉर्टेज को प्रिडिक्ट भी कर सकता है, जिससे ऑपरेशंस, एक्सरसाइज, इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट, इन सभी की एडवांस में प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। और वैसे मिलिट्री की दुनिया में एक कहावत है लॉजिस्टिक्स को लेकर कि बड़े से बड़े बैटल्स, कैंपेन्स, यहाँ तक कि वॉर भी मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स की ही वजह से जीते और हारे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वॉर जीतना है तो आपकी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी भी मजबूत होनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। और इस प्लेटफॉर्म को भारतीय सेना ने भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिलकर विकसित की है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ऑटोमेटेड प्रोसेस के माध्यम से 70% तक के पेपर वर्क को कम कर देगा। भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म इंद्रजाल को भारतीय रक्षा मंत्रालय से 4 कॉन्ट्रैक्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिनकी कंबाइंड वैल्यू 100 करोड़ रुपीज़ है। और इसके तहत जो इंद्रजाल है वो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को अपने मल्टी लेयर्ड ऑटोनॉमस एंटी ड्रोन सिस्टम से सुरक्षा प्रदान करेंगे। कंपनी ऑफिशियल्स के मुताबिक इंद्रजाल का जो एंटी ड्रोन सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसे वेस्टर्न सी बोर्ड पर नेवल पोर्ट्स पर डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि मैरीटाइम एसेट्स और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को सुरक्षित करेगा, और जबकि ईस्टर्न बॉर्डर पर इसे भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक बेसिस को सुरक्षित करने के लिए तैनात किया जाएगा। और इन सिस्टम्स की तत्काल जरूरत बताई गई है, और इसलिए कंपनी इन सिस्टम्स का 50% हिस्सा मार्च के अंत तक डिलीवर कर देगी, और बाकी का बचा हुआ जून के अंत तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और इंद्रजाल का जो एक काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम है तो ये इनके अपने ही AI इनेबल स्काई OS कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म पर चलता है। और इनके स्काई ऑपरेटिंग सिस्टम की खास बात यह है कि कम से कम ह्यूमन इनपुट के साथ इस सिस्टम के ऑपरेशन के लिए सभी सेंसर्स और काउंटर मेजर्स को सीमलेसली इंटीग्रेट किया जा सकता है। और कंपनी के जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हैं वो सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों ही तरह की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, और इनके जो रडार है वो लॉन्ग रेंज पर एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट करने में सक्षम है। और अभी कुछ ही दिनों पहले इंद्रजाल ने दुनिया के पहले एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल को भी लॉन्च किया था। और इस कंपनी के बारे में थोड़ा आपको बताया था कि जो इंद्रजाल है वो भारत की ग्रीन रोबोटिक्स का ही विकसित किया गया प्लेटफॉर्म है। और इसी कंपनी में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के डायरेक्टर विंग कमांडर MVN साई सर के साथ हमने एक बहुत पहले इंटरव्यू भी किया था, जिसमें उन्होंने कंपनी के इसी मल्टी लेयर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी है, और वो इंटरव्यू आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगा। वाकई आसान से शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंद्रजाल है तो वो ड्रोन जैसे थ्रेट्स के खिलाफ एक पूरी शील्ड ही प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक जानकारी ये सामने आई है कि भारत की एरोस्पेस एंड डिफेंस ट्रेड मैगजीन, जिसका नाम है वायु एरोस्पेस रिव्यू, तो इनके साथ एक इंटरव्यू में
नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की तरफ से कंफर्म किया गया कि इंडियन नेवी HAL के जो LUH प्लेटफॉर्म है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये LUH प्लेटफॉर्म नेवी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाया है और इसलिए इंडियन नेवी इसको खरीदने पर कोई विचार नहीं कर रही है। बाकी हाँ, जो शिप बॉर्न यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप है तो उसको ओवरकम करने के लिए इंडियन नेवी HAL के साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन प्रोग्राम को डिज़ाइन और डेवलप करने पर काम कर रही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए बिल को मंजूर किया है जिसे कहा जा रहा है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025, और जिसके तहत जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो रशिया के साथ लगातार ट्रेड करने वाली कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का टैरिफ लगा सकती है, लगभग 500% तक। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत भी रशिया से बहुत ही महत्वपूर्ण मात्रा में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि इसके माध्यम से अमेरिका भारत पर फिर से एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है ताकि भारत रशिया से ऑयल को इंपोर्ट ना करे। और यूएस के इस बिल पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें कहा गया कि भारत इस प्रस्तावित बिल से अवेयर है और इससे जुड़े हुए सभी मुद्दों को बहुत ही सावधानीपूर्वक मॉनिटर कर रहा है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एनर्जी सोर्सेज के मामले में भारत के दृष्टिकोण को एक बार फिर से दोहराया है और ये कहा है कि एक ग्लोबल मार्केट के एनवायरनमेंट और कंडीशंस को ध्यान में रखता है और भारत अपने 1.4 बिलियन लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस पर एनर्जी को सिक्योर करने के लिए प्रेरित है। और इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी को निर्धारित करते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत ने स्पष्ट रूप से फिर से दोहराया है कि भारत के एनर्जी सोर्सेज क्या रहेंगे, तो इसका निर्णय केवल भारत ही लेगा और भारत ये लेगा अपने लोगों को ध्यान में रखकर। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी ने दावा किया था कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को समय पर कॉल नहीं किया। और यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी का ये जो स्टेटमेंट है यह भी कुछ ही दिनों पहले यूएस प्रेसिडेंट द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि अमेरिका जिस तरह से चाह रहा है तो वो भारत पर उस तरह से दबाव नहीं बना पा रहा है। बाकी यूएस के इस कॉमर्स सेक्रेटरी के रिमार्क पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, जिसमें यह कहा गया कि भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही यूएस के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे और तब से दोनों पक्षों ने बैलेंस्ड और म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए निगोसिएशंस के मल्टीपल राउंड्स किए हैं और कई मौक़ों पर हम समझौते के बेहद करीब पहुंचे थे। बाकी यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी का जो रिमार्क है वो एक्यूरेट नहीं है। बाकी हम म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील में इंटरेस्टेड हैं और उसको कंक्लूड करने की तरफ भी देखते हैं। और ये भी बताया गया कि कैसे 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच करीब 8 ओकेजन्स पर टेलीफोन पर बातचीत हुई है। बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान की बड़ी डिफेंस डील्स वाली रिपोर्ट्स के बाद अब रॉयटर्स ने एक और रिपोर्ट जारी करी है जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान अब सूडान के साथ भी 1.5 बिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील को पूरा करने के फाइनल फेसेस में है, जिसके तहत पाकिस्तान सूडान को वेपन्स और जेट्स सप्लाई करेगा। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इस डील में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, 200 से अधिक कामिकाज़ी ड्रोन्स और 10 काराकोरम 8 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट, तो इनकी डील भी शामिल है। और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल आमिर मसूद के हवाले से दावा किया जा रहा है कि ये डील डन है। बाकी इस पर सूडान की तरफ से कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। अभी तो जो भी दावे आ रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तानी सोर्सेज की तरफ से आ रहे हैं और ये डील एक्चुअल में हो भी रही है नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पे बस केवल एक तरह का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो इसके बारे में कंफर्म तभी हो पाएगा जब ये डील जिनके साथ हो रही है वो इसको कंफर्म करें। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अपडेट है कि गाज़ा के लिए जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में गाज़ा का प्लान है जिसके तहत एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को बनाया जाना है, तो इस फोर्स में पाकिस्तानी मिलिट्री को शामिल करने वाले प्रस्ताव को इजराइल के इन्वॉय ने रिजेक्ट किया है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इजराइल इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी किसी भी तरह की गाज़ा फोर्स में पार्टिसिपेट भी करे, विशेष रूप से पाकिस्तान बेस्ड सुअरों का संगठन लश्कर और हमास, तो इनके बीच बढ़ते हुए लिंक को ध्यान में रखते हुए। और एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मिस्टर आदित्य राज कौल के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इजरायली इन्वॉय ने इस बात को हाईलाइट किया है कि जब तक कि हमास जैसे आतंकी संगठन को पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया जाता तब तक गाज़ा के लिए कोई भी फ्यूचर अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट है ग्रीनलैंड वाले इशू को लेकर, जिसमें डेनमार्क की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग जारी की गई है, विशेष रूप से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के उस सुझाव के बाद से जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के लिए यूएस मिलिट्री का इस्तेमाल करना भी हमेशा से एक ऑप्शन में रखा गया है। दूसरे डेनमार्क के डिफेंस एंड कमांड मिनिस्टर की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया कि ग्रीनलैंड पर अगर किसी भी तरह का इन्वेजन होता है तो ऐसी स्थिति में जो उनकी फोर्सेस हैं तो वो पहले शूट करेगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछेगी। और ये भी कहा गया कि डेनमार्क के ट्रूप्स को ऑथराइज किया गया है कि वे पॉलिटिकल क्लियरेंस या फिर फॉर्मल ऑर्डर्स के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, वे उसके बिना भी तत्काल ही रिस्पॉन्ड कर सकते हैं।
और ऐसी स्थिति में भी जब वॉर को फॉर्मली डिक्लेयर नहीं किया गया तब भी, अगर ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह का इन्वेजन होता है तो। और यूएस की ग्रीनलैंड को एक्वायर करने वाली योजना से यूरोप में कोई भी खुश नहीं है और हर कोई यही मान रहा है कि यूएस का यह एक्शन नेटो को ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि यूक्रेन के वेस्टर्न रीजन में रशिया ने अपनी ऑर्स्निक मिसाइल का इस्तेमाल करके स्ट्राइक करी है और रशिया की तरफ से कहा गया कि इस स्ट्राइक में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया गया था। और रशिया के इस स्ट्राइक में किस लेवल का डैमेज हुआ है तो उसके बारे में यूक्रेन की तरफ से फिलहाल अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये मिसाइल एक्सप्लोजिव वॉरहेड को कैरी कर रही थी तो ये पहली बार होगा जब रशिया ने एक फुल डिस्ट्रक्टिव इंटेंट के साथ इस मिसाइल को इस्तेमाल किया है। और जो ऑरेस्निक है वो इंटरमीडिएट रेंज की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इंटरसेप्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और रशिया ने इससे पहले इस मिसाइल को नवंबर 2024 में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन उस वाली स्ट्राइक में केवल डमी वॉरहेड्स ही इस्तेमाल किए गए थे जिससे बहुत ही लिमिटेड लेवल का डैमेज हुआ था। और अब जो दूसरी वाली ऑरेस्निक मिसाइल इस्तेमाल की गई है तो इस बार कौन से वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया है तो वो अभी कंफर्म होना बाकी है। और ये मिसाइल की खास बात यह है कि ये अलग अलग टारगेट्स पर स्ट्राइक करने के लिए मल्टीपल वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती है।